Hello everyone, welcome to the lecture number 25 of the Java programming series launched by PW Skills। यार आज के लेक्चर में हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने वाले हैं। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। आप C++ पढ़े हैं, जावा पढ़े हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़े हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको इंटरव्यूज के दौरान तो हेल्प करेगा ही करेगा। जब आप इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इंटरव्यूअर का पहला सवाल यही होता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, क्या उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर जब आप जॉब करेंगे, इंडस्ट्री लेवल पे काम करेंगे, तब भी उस टाइम पे भी हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलेंगी कोई भी प्रोजेक्ट करते वक्त कि यार क्या ये सोल्यूशन इफिशिएंट है, क्या ये अच्छे से कम टाइम में काम करेगा या ज़्यादा टाइम में करेगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस टुडेज वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ आखिर तक देखिए, सारी चीज़ें समझिए, ठीक है। यार अब तक के लेक्चर्स में हमने एरे लिस्ट पढ़ी, 2D एरेज पढ़े, 1D एरेज पढ़े, लूप्स पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व किए। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस नहीं एग्जैक्टली सॉल्व कर रहे होंगे, कोई प्रोग्राम नहीं लिख रहे होंगे, बट उन प्रोग्राम्स को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं टाइम और स्पेस के बेसिस पे, ये हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। इनफैक्ट आगे के जितने भी लेक्चर्स आएंगे, अभी हम आगे से रिकर्शन, सर्चिंग, सॉर्टिंग सब कुछ शुरू कर देंगे। एक बार हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीख ली तो हम हर एल्गोरिथम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक में काम आएगा, हर लैंग्वेज के बच्चे के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यार विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। यार देखो, हमने ये तो देख ही लिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, हमें क्यों पढ़ने चाहिए, हम देख चुके हैं कि क्यों। अब वीडियो में आगे हम देखेंगे कि भाई ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होते क्या हैं एग्जैक्टली, ठीक है, साथ में कितने तरीकों से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टाइप क्या है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि भाई कैसे हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में भी कुछ बातें कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। n आपको इनपुट में दिया जाएगा और आपको 1 to n क्या सम है सारे नंबर्स का वो बताना है। इसेंशियली अगर आपको n इज इक्वल टू 5 दिया है तो यार आउटपुट में ये आना चाहिए, ठीक है। तो यार इसकी जो बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है, वो तो ये होगी कि हम एक लूप लगाएं। इस तरह से हम एक लूप लगा लेते हैं जो कि 1 से शुरू होगा और n तक चलेगा। एक आंसर वेरिएबल रख लेते हैं अपने पास और आंसर में i को प्लस करते रहेंगे, है ना। इस फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह से दिख रही होगी, हमें इंट रिटर्न करना होगा। फंक्शन का नाम मान लीजिए सम है और इनपुट मिलेगा n, ठीक है, रिसीव कर रहा है n ये, और लास्ट में यार इस आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एक सिंपल सी अप्रोच तो इस क्वेश्चन की ये है, पर क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं? हम बेहतर करना क्यों चाहते हैं? पहली बात तो देखिए, अगर आपको n 2 मिला तो इस लूप के 2 आइट्रेशंस होंगे। n आपको 10 मिला तो आप इस लूप के 10 आइट्रेशंस कर रहे होंगे। n 10 की पावर 5 मिला तो 10 की पावर 5 आइट्रेशंस हो रहे होंगे। अब क्वेश्चन में ना आपको ये भी गिवन है कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 8 है, ठीक है। अब n 10 की पावर 8 आ गया तो आप सोचिए n की वैल्यू 10 की पावर 8 आ गई तो i 1 से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद i जो है 2 होगा, फिर 3 होगा, सारी वैल्यूज हम ट्रैवर्स करेंगे i की और सबको आंसर में ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जितना बड़ा इनपुट आएगा उतना बड़ा ये फॉर लूप चलेगा, ठीक। हम क्या बेहतर कर सकते हैं इसमें? आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि भाई फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्या सम होता है, वो हमें पता है। क्या सम होता है यार n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का?
n इंटू n+1/2 ऐसे लिख देते हैं फिलहाल, है ना। और बस फिर आप आंसर रिटर्न कर दीजिए। एपी से ड्राइव हुआ है ना, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है उसके फॉर्मूले से, और वैसे भी पता होता है बच्चों को कि भाई n नेचुरल नंबर्स का सम ये होता है। तो अगर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दें तो क्या हमारा कोई फायदा हुआ? यार फायदा तो हुआ है। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू यार 10 भेज दो, 100 भेज दो, 10⁵ भेज दो, चाहे आप 10⁸ भेज दो, कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं यार? एक मल्टीप्लिकेशन ये हो रही है, एक एडिशन ये हो रही है, और एक डिवीजन हो रही है। तो n चाहे 10⁸ आ जाए या फिर n जो है 20 आ जाए, 3-4 ऑपरेशंस मैक्सिमम हो रही हैं। तो कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई देखो। इसमें तो 10⁸ के लिए 10⁸ टाइम्स आइटरेट करना पड़ रहा था, 10⁸ ऑपरेशंस कर रहे थे हम, पर यहाँ पर n इक्वल टू 10⁸ आए तो बस 3-4 ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बेटर हुआ ना, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक टाइम ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। ये एल्गोरिथम एक बेटर एल्गोरिथम है इससे, ठीक है। अब हम एक मोर फॉर्मुलेटेड तरीके में ये समझेंगे कि हम इन दोनों एल्गोरिथम्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, क्या इनका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस होगा, कैसे हम वो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन नहीं बताई है, पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करके क्या डिटरमाइन करने वाले हैं ये बताया है कि कौन सी एल्गोरिथम बेटर है, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, ये हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की सही डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो एल्गोरिथम्स हैं, एक एल्गोरिथम A1 है और दूसरी एल्गोरिथम A2 है। A1 का ओवरऑल रनिंग टाइम 1 सेकेंड है और A2 का ओवरऑल रनिंग टाइम 2 सेकेंड है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि A1 बेटर एल्गोरिथम है या A2 बेटर एल्गोरिथम है। दोनों सेम ही प्रॉब्लम P को सॉल्व कर रहे हैं। चाहे आप पुराना वाला ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई एक एल्गोरिथम A1 है, मान लीजिए इनमें से कौन सी A1 है या A2 है ये मैं नहीं बता रही आपको, पर एक A1 है और एक A2 है। एक का ओवरऑल रनिंग एग्जीक्यूशन टाइम 1 सेकेंड है, दूसरी का ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम 2 सेकेंड है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इनमें से बेटर एल्गोरिथम कौन सी है? हमें और कुछ गिवन नहीं है कि क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, कौन सी मशीन पे प्रोग्राम रन हो रहा है, कुछ नहीं दिया है, बस इतना दिया है। तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम बेटर है? अगर आप कहें कि A1 बेटर एल्गोरिथम है तो ये गलत है। मतलब हम नहीं जज कर सकते, बेसिकली हो सकता है A1 हो बट हम जज नहीं कर सकते। हम बस ओवरऑल रनिंग टाइम देखकर ये नहीं बता सकते कि एक एल्गोरिथम दूसरी एल्गोरिथम से बेटर है। अब देखिए, मैं यहाँ पर जानबूझ के आपको गलत डेफिनेशन या फिर एक गलत डायरेक्शन में इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि बेहतर होगा कि मैं आपको पहले गलत चीज़ बता के सही चीज़ बता दूँ कि भाई आप इंटरव्यू में मैसअप करें, उससे बेहतर होगा, है ना। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मतलब अच्छे अच्छे लोग जिनको एक्चुअल में पता भी है वो कैलकुलेट सही कर देंगे, पर डेफिनेशन में गड़बड़ कर देते हैं, इंटरव्यूअर उनको कंफ्यूज कर देता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज इंटरव्यू में ना हो, इसलिए मैं आपको पहले एक थोड़ी सी गलत डेफिनेशन बताऊंगी, एक गलत इंट्यूशन दूंगी और फिर हम सही चीज के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। फिर इंट्यूशन क्या आ रही है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता होगा? प्रोबेबली ओवरऑल रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम या ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। ये इंट्यूशन क्यों आ रही है हमें कि यार ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली एल्गोरिथम में ज़्यादा टाइम लगा होगा और इसमें कम टाइम लगा होगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कह देते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है, बेसिकली कम है, क्योंकि रनिंग टाइम शायद दोनों का अलग अलग रहा होगा। फैक्ट है, रनिंग टाइम दोनों का अलग अलग रहा होगा, पर सिर्फ इस बेसिस पे, सिर्फ रनिंग टाइम के बेसिस पे हम नहीं जज कर सकते। क्यों? देखिए यार, किसी भी एल्गोरिथम का ओवरऑल रनिंग टाइम मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मुझे कहना चाहिए किसी भी प्रोग्राम का ओवरऑल रनिंग टाइम। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं
यार पहला तो ऑब्वियसली हमने कैसा लॉजिक लिखा है, हमारी एल्गोरिथम किस तरह की है। जैसे कि ये वाला लॉजिक बेटर था इस लॉजिक से, है ना। तो एक फैक्टर तो वो है ही, पर उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ लैंग्वेज है। मान लीजिए आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट में सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, तो यार वो एल्गोरिथम ना वो लॉजिक, वो प्रोग्राम सी प्लस प्लस, जावा में कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। पाइथन जावास्क्रिप्ट में वो कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि पाइथन जावास्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस हैं और कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस फास्ट होती हैं स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस से। तो रनिंग टाइम जो है वो लैंग्वेज डिपेंडेंट भी हो सकता है। तीसरी चीज़ हमारी मशीन पे भी डिपेंड करता है, हमारी मशीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम i3 प्रोसेसर वाली मशीन पे चलाऊं और वही सेम प्रोग्राम मैं M1 Pro पे चलाऊं, तो यार ऑब्वियस ही बात है ना, M1 Pro पे बेहतर चलेगा। करेक्ट है, ये तो इतना स्ट्रांग नहीं है, ये प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए इस पे बेहतर चलेगा। तो जब मैंने आपको ये बोला कि A1 1 सेकेंड में चल रही है, A2 2 सेकेंड में चल रही है, मैंने ये नहीं बताया कि मैंने A1 कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, क्योंकि ये तो एल्गोरिथम्स हैं, ये प्रोग्राम्स नहीं है। A2 मैंने कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, मैंने कौन से सिस्टम पे इनको रन करके आपको टाइम बताया है। हो सकता है A2 एक बेहतर एल्गोरिथम थी, पर मैंने उसे i3 पे चलाया था और मैंने उसे जावास्क्रिप्ट में लिखा था, इसलिए उसने शायद ज़्यादा टाइम ले लिया, पर एक्चुअल में A2 बेटर थी, A2 में कम ऑपरेशंस हो रहे थे। तो हम यहाँ से क्या बात समझे कि टाइम के बेसिस पे एनालाइज करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमें एक स्टैंडर्ड मेट्रिक नहीं मिल पा रहा है। आप डिफरेंट मशीन्स की बात छोड़ दीजिए, अगर आप सिंगल मशीन के ऊपर भी बात कर लें, मान लीजिए मेरे पास एक ही मशीन है और उसी पे मान लीजिए मैं जावा में ही या फिर C++ में किसी एक लैंग्वेज में ही एक ही प्रोग्राम को 3-4 बार रन करूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार एग्जीक्यूशन टाइम सेम हो। समझिए, एक सिंगल मशीन के अंदर भी मेरा किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का प्रोग्राम अलग अलग टाइम ले सकता है चलने में। ऐसा क्यों? क्योंकि यार वो तो एक OS लेवल चीज़ है ना। वो हमारे प्रोसेसर में, हमारे CPU में किस टाइम पे कौन सी चीज़ें शेड्यूल हो रही हैं उस पर डिपेंड करता है वो एक प्रोग्राम का ओवरऑल रनिंग टाइम। तो एक सिंगल मशीन पे सिंगल प्रोग्राम सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ अगर हम रन करके उसको एनालाइज करने की कोशिश करें और दो को कंपेयर करें, ठीक है, तो भी एक कंपैरिजन का सही मेट्रिक नहीं बनता। ठीक है, और यार ये जो टाइम के बेसिस पे हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, कि हम ओवरऑल रनिंग टाइम के बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं एक एल्गोरिथम को। ठीक है, बट हम ये समझ चुके हैं कि ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। तो कई बार जो मैं आपको बोल रही थी कि एक गलत इंट्यूशन और एक गलत बात बैठ जाती है दिमाग में कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन होती है ओवरऑल रनिंग टाइम, तो नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी is not overall running time. We do not do experimental analysis while doing complexity analysis. ठीक है यार, तो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है एनालिसिस करने में और हम क्या रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है A, और अगर मैं कह रही हूँ कि यार A जो है वो बेस्ट एल्गोरिथम है ना, कि भाई A से बेहतर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई और एल्गोरिथम नहीं है, तो ये जो A है ये यार C++ में लिख लो, चाहे इसको चाहे पाइथन में लिख लो, चाहे जावा में लिख लो, चाहे इसे आप किसी भी मशीन में लिख लो, है ना, चाहे आप इसे किसी भी OS वाली अलग अलग OS वाली मशीन्स पे लिख लो, लेकिन ये हर जगह हर कॉन्फ़िगरेशन में ये एल्गोरिथम अपने आप में बेस्ट होनी चाहिए रिलेटिव टू अदर एल्गोरिथम्स जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने एक एल्गोरिथम लिखी और मैंने कहा कि यार ये ना बहुत फास्ट चलती है, पर ये फास्ट ना सिर्फ M1 Pro पे चलती है। अब सबके पास तो M1 Pro नहीं है, तो हमें अच्छी एल्गोरिथम लिखनी है और उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सके उतना उसको ऑप्टिमाइज करना है। और इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमारी हेल्प करता है ये टर्म टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पर अभी तक हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की असली डेफिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं, पर हमें इतना तो पता चल गया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहली बात तो ये है कि
इन चीजों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अब ये जो हमारा जो ओवरऑल रनिंग टाइम है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, इन चीजों पे भी, और एक सिंगल मशीन के अंदर भी प्रोसेसर पे भाई किस टाइम पे शेड्यूलिंग हो रही है उस चीज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मेजर रनिंग टाइम या ओवरऑल रनिंग टाइम के बेसिस पे नहीं करने वाले, हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या और उसको कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, हम कैसे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस किसी भी प्रोग्राम का कर सकते हैं। देखो यार, हम ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने के लिए क्या चीज कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन आवर प्रोग्राम, नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन एन एल्गोरिथम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एल्गोरिथम दूं A1 जिसमें ओवरऑल 10 की पावर 8 ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। एक एल्गोरिथम दूं मैं आपको A2 जिसमें ओवरऑल सिर्फ 10 ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये दोनों सेम प्रॉब्लम P को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगेन गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल, मान लीजिए ये P हमारी प्रॉब्लम है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये दो हमने इसकी एल्गोरिथम्स लिखी, ठीक है, एक A1 एक A2। A1 में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, आप ऑपरेशंस कह लो या इंस्ट्रक्शंस कह लो, 10 की पावर 8 है। A2 में 10 है। तो अब ये कहा जा सकता है कि A1 इज नॉट अ गुड एल्गोरिथम एज कंपेयर टू A2, तो A2 इज अ बेटर एल्गोरिथम। अब हम बोल सकते हैं कि A2 बेटर एल्गोरिथम है। रनिंग टाइम जब दिया था तब हम नहीं बोल सकते थे, पर अगर आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस के टर्म्स में बता दें मुझे, तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि A2 बेहतर एल्गोरिथम है, ठीक है। और एक और चीज यार, ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं ये हम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एनालाइज करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो इनपुट साइज पे ही डिपेंड करते हैं। मान लीजिए इस प्रोग्राम में n की वैल्यू 500 दे दी जाए तो टोटल ऑपरेशंस 500 होंगे, ठीक है। n की वैल्यू 10 की पावर 8 दे दी जाए तो टोटल ऑपरेशंस 10 की पावर 8 होंगे, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसेंशियली इनपुट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम जब एनालिसिस कर रहे होंगे नंबर ऑफ ऑपरेशंस एज फंक्शन ऑफ इनपुट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। और यहां पर ही मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रही हूं, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। यार इसी चीज को कि भाई हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज एनालाइज कर रहे हैं, इसे ही एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस यूज करते हैं, ठीक ठीक है यार। हमने इतना तो समझ लिया कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करने के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने वाले हैं एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए कि हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करने वाले हैं। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई नंबर ऑफ ऑपरेशंस एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज निकालने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो ये वो पहला क्वेश्चन है जो हमने वीडियो की शुरुआत में किया था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक, वेयर n इज द इनपुट गिवन बाय द यूजर। अब इसकी यार जो पहली एल्गोरिथम थी उसके अंदर हमने एक लूप लगाया जो i इज इक्वल टू 1 से शुरू हुआ और i लेस देन इक्वल टू n तक चला, ठीक है। और हर बार हम आंसर में i ऐड करते रहे, ठीक है। अब अगर हम ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस या कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ n, ठीक है। देखो यार पहला ऑपरेशन तो इसमें घुसते के साथ ही ये होगा, आंसर इज इक्वल टू 0। हमने एक वेरिएबल बनाया और इसको 0 वैल्यू इनिशियलाइज करी, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन इस फॉर लूप के शुरुआत होते के साथ ही होगा, जो होगा i की वैल्यू इनिशियलाइज होना, ये सेकेंड ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक होगी
कंडीशन चेक होने के बाद हम लूप में जाएंगे और एक ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इसेंशियली ये वाला ऑपरेशन चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और फिर से ये वाला जो कंडीशन है चेक होगी, तो हमारा एक और ऑपरेशन बना, देन आंसर ऐड होगा, ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो एक लूप के अंदर देखो क्या हो रहा है, बार बार ये i इज इक्वल टू 1 वाली चीज तो पहली बार ही हुई, एक ही बार होती है ना इनिशियलाइजेशन, तो बार बार क्या होता है, बार बार कंडीशन चेक होती है, बार बार लूप के अंदर जो भी लिखा है वो चलता है और आइटरेटिंग वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो एक लूप के अंदर एक आइट्रेशन में, इस पर्टिकुलर लूप की एक आइट्रेशन में 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं, है ना। कौन कौन से 3? कंडीशन चेक, एडिशन एंड इंक्रीमेंट ऑफ आई, ठीक है। तो अगर एक आइट्रेशन में 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं यार, तो n आइट्रेशंस में कितने ऑपरेशंस होंगे? n आइट्रेशंस क्यों? क्योंकि यार लूप की तो n ही आइट्रेशंस हो रही है ना, तो n आइट्रेशंस में 3n ऑपरेशंस होंगे। और एक ये लास्ट ऑपरेशन हो रहा है रिटर्न करने वाला, एक इंस्ट्रक्शन ये भी है, चौथी, ठीक है, चौथी नहीं कहेंगे इसको, अभी मैं इसको यहाँ पर 1 लिख देती हूँ क्योंकि ये 3n भी तो है ना, अभी ऐड करना होगा हमें सारी ऑपरेशंस को। तो यार 3n तो एक ऑपरेशन, एक सेट हो गया ये लूप के अंदर। उसके अलावा इस 1 को, इस 1 को और इस 1 को, यहाँ पे भी इसको ऐसे 1 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ जहाँ जहाँ 1 लिखा है ये एक एक ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3n प्लस 3 यार अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर सारी ऑपरेशंस हो रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ इस बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए n की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है, 10 की पावर 8 टाइप्स, ठीक है, n क्योंकि 10 की पावर 8 तक जा सकता है, तो मान लीजिए n आपको 10 की पावर 8 ही मिल जाए, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 3, है ना। इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर ये जो हमने 3 ऐड किया है ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, क्योंकि यार अगर हमारी मशीन 3 इंटू 10 की पावर 8 ऑपरेशंस, जो कि इतने ज़्यादा ऑपरेशंस हैं, वो कर पा रही है, तो 3-4 ऑपरेशंस का क्या ही मतलब काउंट करना, उसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना। तो ये लोअर डिग्री टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि यार 3 इंटू 10 की पावर 8 ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। अब यार वैसे कायदे से देखा जाए 10 की पावर 8 इतनी बड़ी वैल्यू है कि 3 इंटू 10 की पावर 8 भी 10 की पावर 8 के बराबर ही होता है, लगभग, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहने लगो कि भाई 10 की पावर 8 10 की पावर 16 के बराबर होता है, तो ऐसा नहीं होता, ये तो नहीं होता, है ना। तो ये चीज़ सही नहीं है, पर 10 की पावर 8 इंटू 3 को हम 10 की पावर 8 भी समझ सकते हैं। तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस n लग रहे हैं, ठीक है। यार अब हम सेम तरह का एनालिसिस इस वाली एल्गोरिथम पे करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो यार एक तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, एक एडिशन है, डिवीजन है, असाइनमेंट हो रही है और आंसर रिटर्न हो रहा है। तो अगर हम मोटे मोटे यार अप्रोक्सीमेटली 5 ऑपरेशंस भी लगा लें, तो 5 तो बहुत कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं। और ख़ास बात ये है कि मान लो यार n की वैल्यू 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10 की पावर 5 आ जाए, 10 की पावर 8 आ जाए, ये तो सेम ही है ना, नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो 5 ही रहेंगे। तो यार इस तरह की एल्गोरिथम को हम कहते हैं कि भाई ये कांस्टेंट टाइम में रन हो रही है, ठीक है, कि ये डिपेंड ही नहीं करती इनपुट पे कि इनपुट का साइज कितना भी आ जाए, इसका जो रनिंग टाइम है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक। वैसे यार वैसे कायदे की बात, अगर एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे जो नोटिस अगर आपने करी हो, अगर n की वैल्यू मान लो यार बहुत बड़ी आ जाती है, तो इसका जो आंसर है वो एक इंटीजर में तो समा ही नहीं पाएगा। तो हमें यहाँ पे कोई और डेटा टाइप लेना चाहिए था आंसर के लिए, पर ठीक है, समझने के लिए हमने इंट लिख लिया, कोई बात नहीं। बट हाँ, एक छोटी सी चीज़ है ये। नाउ यार लेट्स लुक एट दिस ग्राफ। इसमें मैंने एक्स एक्सिस पे इनपुट डिनोट किया है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस और एग्जीक्यूशन टाइम। दो मैंने एल्गोरिथम्स का रिप्रेजेंटेशन किया है यहाँ पे, एक ये ग्रीन वाली कि भाई इनपुट के साथ साथ जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है, मान लीजिए ये इनपुट था,
तो इसको इतना टाइम लग रहा था, फिर ये इनपुट हुआ तो इसको इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनपुट और नंबर ऑफ ऑपरेशंस उस इनपुट के हिसाब से कैसे कैसे बदल रहे हैं। तो यार ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसमें आप देखेंगे कि एक लीनियर ग्राफ है, लीनियर लाइन है ना। तो अगर इनपुट चेंज हो रहा है, इनपुट यहाँ से यहाँ आया तो ऑब्वियसली बढ़ तो रहा है, रनिंग टाइम तो बढ़ ही रहा है ना। लेकिन ये जो येलो वाली एल्गोरिथम है इसके अंदर तो बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। मान लो कि मैं ये इनपुट ले रखा था मैंने, और मैंने इनपुट को थोड़ा सा बढ़ाया, पर मेरा जो रनिंग टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लगभग एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ये। जबकि सेम चीज़ इस वाली एल्गोरिथम के लिए देखा जाए तो इतना डिफरेंस नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा N1 इनपुट है, उस N1 इनपुट के लिए ये ग्रीन वाली जो एल्गोरिथम है वो T1 टाइम ले रही है, या इसके अंदर T1 ऑपरेशंस है, ठीक है। अगर मैं इस इनपुट को बढ़ा के N2 कर दूं तो यार बस छोटा सा फर्क आया, ज़्यादा फर्क नहीं आया, लीनियर एल्गोरिथम है तो इतना फर्क तो आया, ठीक है। पर अगर सेम ही चीज़ इस चीज़ के लिए की जाए, अगर N2 इनपुट येलो वाले ग्राफ के लिए लगाया जाए तो भाई देखो टाइम कितना बढ़ गया। येलो वाला यहाँ तो इतना टाइम ले रहा था, सिर्फ इतना, इसके लिए T1 ये था और T2 कितना ज़्यादा गैप आ गया, है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इनपुट ग्रो हो रहा है, ये जो येलो वाली एल्गोरिथम है इसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशंस उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बेसिकली ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो छोटे इनपुट के लिए तो ये ठीक चल रही थी, छोटे इनपुट के लिए तो ये ठीक ठाक टाइम में चल जा रही थी, लेकिन जैसे ही इनपुट बढ़ा भाई इसने बहुत ज़्यादा टाइम लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इन दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये ग्रीन वाली एल्गोरिथम बेटर एल्गोरिथम होगी क्योंकि इसकी ग्रोथ कम है, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है यहाँ पर कि ये क्या है, ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ही तो है कि हम टाइम को, नंबर ऑफ ऑपरेशंस को एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट देख रहे हैं। इसेंशियली हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम किस तरह से बताने वाले हैं कि भाई एक एल्गोरिथम दूसरी एल्गोरिथम से बेटर है, कि भाई जिस एल्गोरिथम की ग्रोथ विद इनपुट कम होती है एज कंपेयर टू अनदर एल्गोरिथम जो इनपुट बढ़ने पे अपना रनिंग टाइम या नंबर ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, तो पहले वाली जो एल्गोरिथम है इस केस में वो बेटर एल्गोरिथम है। एक इस तरह की एल्गोरिथम भी हो सकती है यार। इसका क्या मतलब है कि इनपुट कुछ भी हो, नंबर ऑफ ऑपरेशंस फिक्स ही हैं। जो हमने अभी ये वाली एल्गोरिथम देखी थी ये इसी तरह की एल्गोरिथम की, इसमें ऐसा टाइप का कुछ लाइन बनेगी अगर प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। यार हमने ये तो देख लिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है एग्जैक्टली, है ना। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। पर इसको एग्जैक्टली हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या अलग अलग तरीके हैं, आइए चलिए अब ये देखते हैं। तो यार हम ना 3 तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 अलग तरह के रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अपने स्कूल के दिनों में वापस जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए 10 बच्चे खड़े हैं इस लाइन के अंदर, ठीक है। और हमारे एक पीटी टीचर हैं, ठीक है, जिनको कहीं से खबर मिली है कि यार इन 10-12 बच्चों में से किसी एक बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, पर उन्हें नहीं पता कि किसके पास ये मोबाइल फ़ोन है। तो वो सबको एक लाइन में खड़ा करते हैं और पहले बच्चे से ढूंढना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि भाई इसके पास तो नहीं मोबाइल फ़ोन, इसके पास नहीं मिलता तो इसके पास जाते हैं, इसके पास भी नहीं मिलता तो इसके पास जाते हैं। ऐसा करते करते मान लीजिए कि इस बच्चे पे फ़ोन मिल गया, तो अब तो हो गया काम ख़त्म, इसकी पिटाई हो जाएगी, बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही मोबाइल फ़ोन की सूचना मिली थी कि एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। और यहाँ पर हमें मोबाइल फ़ोन मिल गया तो बात ख़त्म। अब यार इन पीटी सर का या मैम का सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ ख़राब होगा ये सोचिए। मान लीजिए कि सूचना ही गलत थी, पूरी रो चेक कर ली पर फ़ोन ही नहीं मिला, तो वो तो वर्स्ट केस हो गया ना। या फिर आखिरी बच्चे के पास था, है ना, तो भी सबको चेक करना पड़ा, इन सबको बेकार में चेक करना पड़ा, तो ये वर्स्ट केस था।
कि भाई इस केस के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगा, सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस इन्हें परफॉर्म करने पड़े इस फ़ोन को ढूंढने के लिए, ठीक है। बेस्ट केस क्या हो सकता है यार, कि पहले बच्चे के पास ही फ़ोन मिल जाए, बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, काम खत्म, एकदम पहली बार में देखा मिल गया, बात ही खत्म हो गई, ठीक। एवरेज केस क्या हो सकता है कि मान लो बीच में कहीं, मान लीजिए डेली ये काम हो रहा है, ठीक है, डेली चेकिंग हो रही है, डेली एक फ़ोन ढूंढते हैं, एक दिन यहाँ मिल जाता है, एक दिन यहाँ मिल जाता है, एक दिन यहाँ मिल जाता है, एक दिन मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज कितना हमें टाइम लगाना पड़ रहा है या कितने हमें ऑपरेशंस जो है करने पड़ रहे हैं, वो हो गया एवरेज केस, ठीक। अब इसी चीज़ को हम एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि फाइंड द इंडेक्स of number x in a given array ARR, ठीक है। तो आपको एक एरे गिवन है, मान लीजिए ये एरे आपको गिवन है और एक आपको यार कोई x गिवन है, मान लीजिए 8 7 5 कुछ भी हो सकता है यार x, ठीक है। अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहली अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आती है, हम ये क्वेश्चन एक्चुअली पिछले लेक्चर्स में सॉल्व भी कर चुके हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं वापस, जो हमने कोड पहले भी देखा है, अप्रोच पहले भी देखी है, कि हम क्या करेंगे, हम पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे और हर एक एलिमेंट को अपने एक्स से कंपेयर करेंगे और आई आर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से n तक चलेगा, वेयर n इज द साइज ऑफ दिस एरे, ठीक है। और जब भी हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाए हम आई को रिटर्न कर दें, उसके आगे ढूंढे ही ना, ठीक है। तो यार कोड कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, कि भाई फॉर आई इज इक्वल टू 0, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और अगर एरे ऑफ आई इसके अंदर कभी भी x मिल जाए तो यार उसी पॉइंट पे आई को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोड कुछ दिख रहा होगा। अब इसमें यार क्या क्या अलग अलग केसेस हो सकते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू 1 ही हो और 1 इस पर्टिकुलर एरे में 0th इंडेक्स पे ही पड़ा है, तो हम i इज इक्वल टू 0 पर जब पहुंचेंगे तब हम एरे ऑफ 0 और x को कंपेयर करेंगे, हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम फंक्शन से रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। तो वो बेस्ट केस था, हमें इस लूप की सिर्फ एक ही आइट्रेशन चलानी पड़ी, है ना। तो ये हो गया यार बेस्ट केस, कि भाई सबसे बढ़िया सबसे अच्छा जो हो सकता था वो ये था। अब सबसे यार खराब क्या हो सकता था, सबसे खराब यार ये हो सकता था कि x की वैल्यू ना 20 आ जाती या फिर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती जो इस एरे के अंदर है ही नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस केस में, हम i को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, फिर हम हर एक एरे के एलिमेंट पे जा रहे हैं और उसको 20 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। i की वैल्यू 5 तक हम पहुंचाएंगे तब जाके हम लूप ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, हमने सारी मेहनत कर ली, पूरा एरे ट्रैवर्स कर लिया, फिर भी हमारा आंसर नहीं आया। या फिर यार ये भी होता ना 3 भी, अगर x इक्वल टू 3 भी होता तो वो भी आप ये समझ लीजिए वो भी एक खराब ही केस हुआ, ठीक है। तो वर्स्ट केस क्या होता है यार, कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें किस केस में करने पड़ रहे हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की ही बात करूं तो बेस्ट केस में क्या करना था यार, बेस्ट केस में ना सिर्फ एक ही ऑपरेशन लग रहा था हमारा, ठीक है। वर्स्ट केस में हमारे n ऑपरेशंस लग रहे हैं जो इजेंशियली 3n+3 होंगे, जैसे अभी हमने पीछे कैलकुलेट करा था सेम तरीके से, पर हम इसके अंदर लोअर डिग्री टर्म्स को इग्नोर करेंगे और 3n+3 को n ही लिखेंगे, ठीक है। तो वर्स्ट केस में n ऑपरेशंस लग रहे हैं। अब एवरेज केस क्या है कि यार मैंने ना
अलग अलग इनपुट्स पे चला के देखा, कभी 20 इनपुट दे लिया तो कभी 6 दे लिया, कभी 1 दे लिया, कभी 5 दे लिया, कभी 3 दे लिया, है ना, कभी 6 दे लिया फिर से। तो ऐसे अलग अलग इनपुट्स पे मैंने चला के देखा और मैंने देखा कि यार ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं लग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं n/2 n/3 इस तरह का कोई नंबर हो सकता है। तो हम उसको सिंप्लिसिटी के लिए n ही मानते हैं कि भाई ऑन एवरेज भी n ही ऑपरेशंस लग रहे हैं। ठीक है, तो यार एवरेज केस में भी n ऑपरेशंस ही हमारे लग रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में वर्स्ट केस में n ऑपरेशंस हो रहे हैं, बेस्ट केस में एक ही ऑपरेशन में हमारा आंसर आ जा रहा है और एवरेज केस में भी n ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है भाई, एवरेज मतलब कि बिल्कुल ही खराब भी नहीं हो रहा है और बिल्कुल ही अच्छा भी नहीं हो रहा है, बीच का कुछ कुछ। ठीक है, अब यार ये जो वर्स्ट केस और बेस्ट केस और एवरेज केस होते हैं, इनकी ना अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं। वो रिप्रेजेंटेशंस ये हैं कि हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ से। ठीक है, ऐसा, क्योंकि देखो वर्स्ट केस में n ऑपरेशंस लग रहे थे तो हम o लिखते हैं बिग O, 2 राउंड ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस लिख देते हैं n। ठीक है, अगर हमें बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज करते हैं सिंबल बिग ओमेगा। ठीक है, विच इज लाइक दिस। और पुराने वाले इस वाले क्वेश्चन के केस में बेस्ट केस में हम एक ऑपरेशन कर रहे थे तो हम इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख रहे होंगे ω1। ठीक, और एवरेज केस को हम लिखते हैं बिग थीटा के टर्म्स में, ऐसा, थीटा ऑफ n। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, अब यार जनरली क्या होता है, हमें किस बात से फर्क पड़ता है कि हम सबसे टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो वर्स्ट केस में हो सकता है। तो इसेंशली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। अगर हमने वर्स्ट केस को संभाल लिया, वर्स्ट केस में अगर हमारी एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज्ड है तो बेस्ट केस और एवरेज केस में तो होगी ही। ठीक है, अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में तो यार देखो वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस तीनों ये 2 सेम है और एक जो है अलग आया। ये कुछ भी हो सकता है, हो सकता है तीनों सेम आ जाएं, हो सकता है तीनों अलग आ जाएं, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट इसेंशियली यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपसे कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे तो बाय डिफॉल्ट आप वर्स्ट केस का जिक्र करेंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस आपसे स्पेसिफाई करके बोला जाए कि भाई इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है या इसकी एवरेज केस क्या है। आप कभी भी यार बाय डिफॉल्ट में जाके ना ये मत बोल देना कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 है। O तो पीछे बिल्कुल भी मत लगा देना, O1, ω1 बोलोगे फिर भी चलेगा, और उसमें भी पीछे ये बोलना पड़ेगा कि भाई बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ω1 है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON है। ठीक है, तो यार इस तरह से हम करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को रिप्रेजेंट। ठीक, अब जरा वापस आते हैं अपने सम वाले क्वेश्चन पे। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आप मुझे आंसर देंगे O ऑफ n। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर n ऑपरेशंस हो रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस वाली एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आप मुझे आंसर देंगे O ऑफ 1, क्योंकि वर्स्ट केस में n क्या हो सकता था, 10⁸ हो जाता ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी ऑपरेशन तो 5 ही लग रहे थे ना। तो यहाँ पे मैंने O ऑफ 5 नहीं लिखा यार, O ऑफ 1 लिखा, क्योंकि O ऑफ 1 रिप्रेजेंट्स कि भाई नंबर ऑफ ऑपरेशंस कांस्टेंट है। एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई 5 ऑपरेशन हो रहे हैं या 10 ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर आप O1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम है। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए है कि अगर आप आगे जाके CP के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर आप कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर लीड कोड टाइप के प्लेटफॉर्म पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कई बार ना ये देखेंगे कि ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन में कि यार टाइम लिमिट ना इसकी 1 सेकेंड है। तो इसेंशली होता क्या है कि यार 1 सेकेंड में जो हमारी मशीन्स हैं आज की डेट में, या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वाले जो कोड्स हैं जिस सर्वर पे रन हो रहे हैं, वो 1 सेकेंड में 10⁸ से लेकर 10⁹ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम फॉर सेफ्टी 10⁸ अज्यूम करते हैं, और टाइम लिमिट इक्वल टू 1 सेकेंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दी गई है,
उसका मतलब ये है कि आपको जो सोल्यूशन लिखना है उसके अंदर मैक्सिमम इतने ऑपरेशंस होने चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी बार आप देखेंगे यूजुअली लिखा ही होता है कि भाई इसकी टाइम लिमिट ये है, ठीक है, 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, यूजुअली 1 सेकेंड या 2 सेकेंड आपको मिलेगी। तो अगर 1 सेकेंड लिखा हुआ है तो मैक्सिमम 1 इंटू 10 की पावर 8 ऑपरेशंस अलाउड है। 2 सेकेंड लिखा हुआ है तो 2 इंटू 10 की पावर 8 ऑपरेशंस अलाउड है, ठीक। और आप एक कॉमन एरर जो आपको बहुत परेशान करने वाला है ज़िंदगी में, उस एरर का नाम है यार TLE, जिसका मतलब होता है टाइम लिमिट एक्सीडेड। इसका मतलब ये होता है कि आपने यार जो प्रोग्राम लिखा है ना, मान लीजिए टाइम लिमिट 1 सेकेंड थी, तो वो शायद 10 की पावर 8 ऑपरेशन से ज़्यादा ऑपरेशंस ले रहा है, जो 1 सेकेंड से ज़्यादा उसका एग्जीक्यूशन टाइम पहुंचा दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर मिलने वाला है और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। हम रिकर्शन शुरू करने वाले हैं और रिकर्शन में आप ऐसा कोड काफ़ी बार लिखेंगे जिसमें TLE आएगा, ठीक है। और उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम आगे और डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ कोड्स देखने वाले हैं अब हम, जिनका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे। हम उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। इन जनरल हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी ना प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई एक गिवन क्वेश्चन जो आपने लिखा, आपने जो कोड लिखा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको वो निकालनी आनी चाहिए। मतलब ये बहुत ही बेसिक स्किल है जो काफ़ी बार कुछ बच्चों को परेशान भी कर देती है। यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती, बट प्रैक्टिस यार इस चीज़ में भी चाहिए। सिंपल कोड भी देखेंगे हम और थोड़े से कॉम्प्लेक्स कोड्स भी देखेंगे। इनफैक्ट हम अगले वीडियो में भी और थोड़े से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। क्योंकि यार मैं अभी भी ऐसे जूनियर्स और ऐसे अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जो कई बार इंटरव्यू में इस बात पे मैसअप कराए हैं कि उनसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही नहीं बताई गई, जबकि वो इतना हार्ड काम नहीं है। बस हमें अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए हमारी कि भाई हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन इट्स वेरी इजी। सो यार पहला क्वेश्चन है कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है फॉर ट्रेवर्सिंग एन एरे ऑफ लेंथ n, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास ये कोड है कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है f1 जिसमें एक एरे पास हो रहा है और हमें इसको ट्रैवर्स करना है और हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, ठीक है। तो n यार एरे की लेंथ है और हम एक लूप लगा रहे हैं जो कि 0 से n तक वेरी कर रहा है और हम वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो इसेंशियली यार आप इसके अंदर कितने ऑपरेशंस कर रहे हो, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए क्या निकालें, नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल लेते हैं, है ना, यही निकालेंगे। यार एक ऑपरेशन तो ये हो रहा है ना, और एक ऑपरेशन हर एक फॉर लूप में, यहाँ पे 1 लिख रही हूँ मैं और उस 1 का मतलब ओवरऑल 1 नहीं है, उस 1 का मतलब है हर एक फॉर लूप के अंदर, हर एक आइट्रेशन के अंदर इस फॉर लूप की एक ऑपरेशन ये प्रिंट का हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हुआ, एक ऑपरेशन यार ये हो रहा है इनिशियलाइजेशन का। उसके बाद लेस देन का चेक है, इंक्रीमेंट है ना। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर आइट्रेशन में फॉर लूप की क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये चेक, इंक्रीमेंट और एक जो अंदर लाइन लिखी हुई है, तो 3n ऑपरेशंस हो रहे हैं, है ना। मतलब एक आइट्रेशन में यार 3 ऑपरेशंस हो रहे थे और हमारे पास टोटल यार 3 आइट्रेशंस हैं, तो उसमें 3n ऑपरेशंस होंगे ना। तो इसलिए पूरे के पूरे फॉर लूप को एग्जीक्यूट होने के बाद हम कह सकते हैं कि उसने 3n ऑपरेशंस लिए और उसके बाद ये छोटे मोटे ऑपरेशंस और ऐड कर दो। ये अगर मान लो यहाँ पे तो कुछ ऐड हो ही नहीं रहा है, मतलब रिटर्न तो और कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मान लो यहाँ पे कुछ छोटा नंबर x भी हो जाता है ना, तो वो ऐड हो जाता। पर हमने क्या देखा यार कि हम लोअर डिग्री टर्म्स को तो इग्नोर ही करते हैं, तो इसेंशियली हम बोलने वाले हैं कि इसके n ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार इस कोड की, आप सिंपली लिखेंगे, आप सिंपली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे बिग O ऑफ n, वर्स्ट केस, ठीक है। अब आगे से मैं हर चीज़ के पीछे वर्स्ट केस नहीं लगाऊंगी। अगर मैं बोल रही हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। यार अगला क्वेश्चन है कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है व्हेन ट्रेवर्सिंग 2 इंडिविजुअल एरेज ऑफ लेंथ m एंड n रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमारे पास 2 एरेज हैं, ठीक है, एक की लेंथ यार n है, एक की लेंथ m है।
हमें इन दोनों को ट्रैवर्स करना है और हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, इन छोटे छोटे ऑपरेशंस को अब हम नहीं काउंट करेंगे, सीधा जहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है उधर जाकर देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं। ठीक यार, इस वाले लूप के अंदर टोटल कितने ऑपरेशंस हैं? वही सेम यार, 3n+3। पर अब हम बार बार 3n+3 भी ना बोलें तो बेहतर होगा। अब हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि n ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्योंकि इसेंशियली क्या है यार, ये लूप और ये लूप सेम ही तो है। तो अगर ये n टाइम्स चल रहा है तो इसके n आइट्रेशंस हो रहे हैं ना, तो बेसिकली टोटल ऑपरेशंस हम मान लेंगे यहाँ पर n। फिर उसके बाद जब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तब हम इस वाली लाइन पे आएंगे, और इस वाली लाइन पे एक और लूप लिखा हुआ है जो कि कितनी बार चल रहा है यार, m टाइम्स चल रहा है यार ये। ठीक है, तो ऑपरेशंस कितने हो गए टोटल? m। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं यार? n+m। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? बिग O ऑफ n+m। ठीक है, तो यार इसका आंसर है बिग O ऑफ n+m। ये प्लस का साइन क्यों लगा यहाँ पर? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने के लिए ऐड ही तो करोगे n और m को। यहाँ पर n ऑपरेशंस हुए, यहाँ पर m ऑपरेशंस हुए, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बिग O ऑफ n+m। ठीक, अब यार ये चीज इंटरेस्टिंग है कि नेस्टेड लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, क्या होती है। ठीक है, पहले मैं ये कहूंगी कि एक बार वीडियो पॉज करके ना खुद से आंसर सोचो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, और फिर चेक करो कि तुमने सही सोचा था या नहीं। ठीक, तो यार हमें n इनपुट मिला, हमने एक लूप लगाया जो कि i = 0 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है और वही वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन लूप के अंदर क्या हो रहा है? लूप के अंदर यार एक और लूप लिखा हुआ है। तो मान लो जब i की वैल्यू 0 होगी, जब i की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? लूप के अंदर जो भी है वो चलेगा ना पहले i की वैल्यू 0 के लिए। ऑब्वियसली पहले ये कंडीशन भी चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद जब वो ट्रू हो जाएगी तब हम यहाँ आके इसको रन करेंगे। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है यार? इसके अंदर एक j = 0 से शुरू होने वाला फॉर लूप लिखा है जो कि n तक जाता है। मान लीजिए यार n ना 3 है, तो 0 के लिए i = 0 के लिए j की वैल्यू पहले 0 होती है, एक बार हेलो प्रिंट होता है। फिर j की वैल्यू 1 होती है, एक और बार हेलो प्रिंट होता है। j की वैल्यू 2 होती है और एक और बार हेलो प्रिंट होता है। तो यार अब आप क्या कर रहे हो, एक आइट्रेशन के लिए, एक i वाले लूप की आइट्रेशन के लिए j लूप को 3 बार चला रहे हो। अब मान लो i की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यार सेम चीज होगी, j की वैल्यू 0 1 2 होगी i = 1 के लिए भी, है ना। तो इसेंशियली आप क्या करते हो, एक आइट्रेशन के लिए, एक i वाले लूप की आइट्रेशन के लिए तीन बार j वाला लूप चलाते हो, है ना। और ये 3 क्या है? 3 कुछ नहीं यार, जो n है वही 3 है। तो n आइट्रेशंस के लिए टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो ये j लूप चलेगा वो क्या है? n × n है। ठीक है, समझो एक आइट्रेशन में यार n ऑपरेशंस हुए। ठीक है, ऐसे समझते हैं, चलो एक आइट्रेशन में अप्रोक्सीमेटली n ऑपरेशंस हो रहे हैं। और किसकी? एक आइट्रेशन में, i वाले लूप की। और i वाले लूप के अंदर टोटल कितनी आइट्रेशंस हैं? n आइट्रेशंस हैं। तो यार टोटल ऑपरेशंस कितने होंगे? n × n ऑपरेशंस हो जाएंगे ना यार टोटल। तो ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए? n²। अगर आप n = 3 देते हैं ना तो ये हेलो 9 बार प्रिंट होगा। अगर आप n = 4 देते हैं तो 16 बार प्रिंट होगा, 16 टाइम्स। ठीक, सो इसेंशियली टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने कर रहे हो आप गिवन इनपुट n के लिए? n²। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यार बिग O ऑफ n²। ये है हमारा आंसर।
ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। नहीं हुई है तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ इस बात को, क्योंकि ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि एक नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक ऐसा नेस्टेड लूप जो 0 से n तक चल रहा है और उसके अंदर एक और लूप है जो 0 से n तक चल रहा है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² कैसे आ रही है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है यार, एक बार दोबारा से बताती हूँ, नहीं समझ आया तो इसको एक बार दोबारा देख लो, वरना अगले वाले क्वेश्चन पे चले जाओ यहाँ से। ठीक, मान लो आई की वैल्यू यार 0 है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 के लिए जे की वैल्यू कभी तो 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, है ना, होगी तो एक्चुअल में 3 भी, पर इस वाली 3 पे तो लूप ब्रेक कर जाएगा। तो अभी हम वैलिड वैल्यूज लिखते हैं खाली, जिस पे हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, 3 तो ऑपरेशन यार यहाँ हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है, फिर आई की वैल्यू यार 1 होगी, फिर जे 0 होगा, जे 1 होगा, जे 2 होगा, फिर आई की वैल्यू यार 2 होगी, उसके लिए फिर से जे 0, जे 1 और जे 2, ये चलेगा। मान लीजिए n3 ही था, तो हम आई की वैल्यू जब 3 होगी तब तो लूप से ब्रेक कर जाएंगे ना, फिर तो कुछ नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो आई जे वाला लूप चला, वो देखिए यार हम कितनी बार चल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो वही चीज़ यार मैथमेटिकली भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरे पास एक आइट्रेशन के अंदर 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक आइट्रेशन में 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो टोटल कितनी आइट्रेशंस हैं यार, टोटल भी तो 3 आइट्रेशंस ही हैं, ये 3 कुछ नहीं है, n है। तो n आइट्रेशंस के अंदर भी तो n इंटू n ऑपरेशंस हो जाएंगे, इसलिए यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² कहलाती है। ठीक है यार, एक और एग्जांपल लेते हैं नेस्टेड लूप का ही, पर इस बार लूप में एक चेंज है, वो चेंज इस कंडीशन में है, बाहर वाले लूप में तो i 0 से n तक जा रहा है, पर अंदर वाले लूप में j जो है वो 0 से i तक जा रहा है। मतलब i इज इक्वल टू 0 के लिए तो 0 लेस देन 0 भी नहीं होगा, तो i इज इक्वल टू 0 के लिए तो कुछ होगा ही नहीं। i इज इक्वल टू 1 के लिए j इज इक्वल टू 0 चलेगा, i इज इक्वल टू 2 के लिए j इज इक्वल टू 0 और 1 चलेगा, i इज इक्वल टू 3 के लिए j इज इक्वल टू 0 1 2 चलेगा, और i 4 के लिए 0 1 2 3। ठीक है, i इज इक्वल टू n के लिए j की वैल्यू 0 से लगाकर यार n माइनस 1 तक चलेगी। ठीक है, तो अगर हम इन ऑपरेशंस को हम काउंट करें तो यार एक तो ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 1 2 3 4 अप टू व्हाट n माइनस 1, या फिर इसको यार मोटा मोटा n लिख लेते हैं। हम इस तरह के अप्रोक्सीमेशंस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने से कुछ नहीं बिगड़ता, लोअर डिग्री टर्म्स को हम वैसे भी इग्नोर ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक आधे ऑपरेशन को हम बिल्कुल ये नहीं है कि भाई एक एक ऑपरेशन गिनो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट और जो ज़्यादा टाइम लेने वाले ऑपरेशंस हैं, जैसे फॉर लूप के देख लिए सारे, मान लो यहाँ पर इन आंसर इक्वल टू 0 लिख रखा होता ऐसे ही वेरिएबल, तो उसको ऑपरेशन मत काउंट करो। ये भी n की जगह n+1 भी मान लो कैलकुलेट करने के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, n कुछ भी मान लो, यहाँ पर n मान लो, n+1 मान लो, n-1 मान लो, कैलकुलेशन में हमारी एज सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो फाइनल आंसर बन के आएगा। ठीक है, तो यार ये एक ऑपरेशन ये वाला है, 2 ये हैं, 3 ये, 4 ये, हर एक आई के लिए, हर आई के लिए कोरिस्पॉन्डिंग कितने ऑपरेशंस हुए वो मैंने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, चलो यार अभी क्या करते हैं, लिख सकते हैं इसको n भी, बट बिल्कुल प्रॉपर लिखने के लिए n-1 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने टर्म्स हो गई यार, ये n-1 टर्म्स हो गई। अब मुझे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, n इंटू n+1/2, टर्म्स कितनी है, n-1, तो यार फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, n-1 इंटू n/2। ठीक है, तो ये आ जाएंगे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कितने आ गए, n-1 इंटू n/2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो ये कुछ n² माइनस n/2/2 ये चीज़ बन के आएगी। ठीक है, तो टोटल ऑपरेशंस आए यार मेरे पास n²/2 माइनस n/2। लोअर डिग्री टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, जो छोटे छोटे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं, तो इन बाई टू को तो हटा देते हैं,
और ये जो -n है ना यार, ये भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि n स्क्वायर के कंपैरिजन में n की भी कोई खास कीमत होती नहीं है ना। आप 10 की पावर मान लीजिए n की वैल्यू आपको 10 की पावर 5 मिल जाए, ठीक है, तो 10 की पावर 5 का स्क्वायर में से 10 की पावर 5 आप माइनस कर लो तो वो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रह जाता है ना, सेम ही चीज़ हो गई। इसलिए हम जो फाइनल एक्सप्रेशन पे पहुंचे वो O ऑफ n स्क्वायर है, बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो इस नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n स्क्वायर ही निकल के आई, ठीक है। पर तरीका अलग था इस बार। पिछली बार हर एक केस में n आइट्रेशन हो रही थी, इस बार हर एक केस में i आइट्रेशन हो रही है, जहां पर i भी 0 से n वेरी कर रहा है। तो हमने उन सारी चीज़ों को ऐड करके देख लिया, और जब हमने कैलकुलेट करा फॉर्मूला लगा के, तो वो टर्म n स्क्वायर की बनी, क्वाड्रेटिक ही बनी टर्म, ठीक है। तो हमारी अल्टीमेट जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलने वाले हैं इसकी, आप ये नहीं बोलोगे कभी कि भाई n स्क्वायर माइनस n/2 है। जैसा मैंने बोला कि हम लोअर डिग्री टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, तो बिग ऑफ n स्क्वायर इज द आंसर, ओके। यार अब आप सोच रहे होगे कि नेस्टेड लूप्स की तो शायद हर बार n स्क्वायर ही आएगी, पर ऐसा नहीं है यार। ज़रूरी नहीं है कि नेस्टेड लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर बार n स्क्वायर ही आए। उसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यार इसी वाले एग्जांपल में ना मैं इस j लेस देन i को j लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n लिख दे रही हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ गए क्या है? i की जगह मैंने स्क्वायर रूट ऑफ n लिख दिया है बस, ठीक है। यहाँ पर i नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ n है। स्क्वायर रूट ऑफ n आप कैसे निकाल सकते हैं जावा में? मैथ क्लास का यूज करके math.square_root_n, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं। यार i इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे, i इज इक्वल टू 1 भी होगा कभी, i इज इक्वल टू 2 होगा, i 3 होगा, एंड देन यार i इज इक्वल टू n-1 होगा, ठीक है। अब यार हर एक i के लिए ये जो j वाला लूप है ये कितनी बार चल रहा है? यार ये स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स चल रहा है ना। ये टोटल ऑपरेशंस कितने यार i वाले? n है ये, और हर बार हर एक आइट्रेशन में स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स अंदर वाला लूप चल रहा है। तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस लॉजिक से बन जाएगी n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n। जो हमने ये वाला कोड देखा था नेस्टेड लूप का सिंपल वाला, जिसमें i भी लेस देन n तक चलता था और j भी लेस देन n तक, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? पुराने वाले कोड में क्या था? i की वैल्यू 0 हो 1 हो, हर बार n टाइम्स चलता था j का लूप। ये j का लूप कितनी बार चल रहा है? ये पुराने वाले क्वेश्चन का है, ये अभी करंट वाले क्वेश्चन का है। तो पुराने वाले क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी यार? n इंटू n स्क्वायर, क्योंकि ये i की वैल्यू 0 से n-1 तक जा रही है, विच आर इजेंशियली टोटल n वैल्यूज, सो n इंटू n स्क्वायर। पर अगर अब ये j वाला लूप हर किसी i के लिए अंडर रूट n तक चल रहा है, स्क्वायर रूट n तक, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू अंडर रूट n बनकर आ रही है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर बार n स्क्वायर ही हो, ठीक है। तो ध्यान से कैलकुलेट कीजिए, मैथ्स लगाइए कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं एंड देन आंसर कीजिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस बार हमें एक फॉर लूप गिवन है, नेस्टेड नहीं है, और हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। खास बात इस लूप में ये है कि इसके अंदर जो इंक्रीमेंट वाली टर्म है वो i इंटू इक्वल टू 2 है। अभी तक जो हमने फॉर लूप्स देखे हैं उनमें यार i प्लस प्लस होता था। तो i प्लस प्लस होने की वजह से क्या होता था कि मान लीजिए लूप जो है i इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और लेस देन n तक चल रहा है और i प्लस प्लस है, तो i की वैल्यू 1 होती थी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और मान लीजिए n इज 6, तो यहाँ तक चलता था 1 2 3 4 5, लेस देन 6 विच इज 5, ओके। सो हम डायरेक्टली बता पाते थे
कि ये जो लूप है इसकी टोटल 5 आइट्रेशंस हुई हैं या फिर ऑर्डर ऑफ n आइट्रेशंस हुई हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें क्लियरली दिख रही थी। एक i प्लस प्लस वाले लूप में नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें साफ साफ दिख रही थी कि n आइट्रेशंस हैं अगर लूप 0 से लेके n तक चल रहा है, ठीक है। पर अब क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम समझ लीजिए या ट्विस्ट समझ लीजिए क्वेश्चन का, वो ये है कि लूप कितनी बार चल रहा है ये चीज़ n नहीं है। क्योंकि मान लो अगर मैं n की वैल्यू यार 10 ले लूँ तो लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार नहीं चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है। देखो क्या होता है, ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि लूप कितनी बार चलेगा। और लूप कितनी बार चलेगा हमें उस बात से क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लूप जितनी बार चल रहा है हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आंसर है वो वही है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स या फिर आप नंबर ऑफ आइट्रेशंस लिख लीजिए इसको। और हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं यार डायरेक्टली, नंबर ऑफ ऑपरेशंस होता है ना एसेंशियली। तो देखो एक फॉर लूप के अंदर अभी हमने डिस्कस किया भी था i प्लस प्लस वाले केस में कि टोटल ऑपरेशंस 3n+3 हो रहे थे। अगर हम हर एक छोटा ऑपरेशन काउंट करें, इस ऑपरेशन को एक काउंट कर लें, इस वाले को काउंट कर लें कि भाई ये होगा n टाइम्स, सारे ऑपरेशंस को हम छोटे छोटे को काउंट करें तो 3n+3 टोटल आइट्रेशंस बनते थे, जिसको हम n ही मान लेते थे बिग ओ नोटेशन में। तो बिग ओ नोटेशन में हमारा आंसर ON हो जाता था। सो इसेंशियली हमारा आंसर क्या था कि कितनी बार टोटल आइट्रेट हो रहा है, आइट्रेशंस कितनी टोटल हो रही हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए इस केस में भी कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी हो रही हैं, तो क्या हमें पता चल जाएगा कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। क्योंकि बाकी सारे ऑपरेशंस हम कांस्टेंट टाइम मान सकते हैं। ये जो काउंट इक्वल टू 0 है ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, जो भी n की वैल्यू पास हो रही है उसके साथ साथ, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 एक ही बार चलेगा और n टाइम्स ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो इसेंशियली नंबर ऑफ आइट्रेशंस फॉर लूप्स के केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बता सकती है, ठीक है। पर हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस इस पर्टिकुलर लूप में डायरेक्टली नहीं दिख पा रही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है। निकालने की कोशिश करेंगे हम उस चीज़ को ही, ठीक है। यहाँ पर हम आइट्रेशन नंबर लिख रहे हैं और इधर हम लिखेंगे i की वैल्यू, ठीक है, कि हम करंटली कौन सी आइट्रेशन पे हैं और उस आइट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमारी i की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो मानो आप फर्स्ट आइट्रेशन पे हो, लूप शुरू ही हो रहा है, i इज इक्वल टू 1 से लूप शुरू होता है, तो i की वैल्यू तो यार 1 होगी, ठीक है। पर मान लीजिए 1 इज लेस देन n, तो हम लूप के अंदर जाएंगे, कुछ कुछ होगा, बट वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस हैं तो उसको हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में नहीं गिनेंगे, ठीक है। i की अगली वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए i इज इक्वल टू 1 के लिए जो होना था हो गया, i की अगली वैल्यू क्या होगी, i इंटू इक्वल टू 2, इजेंशियली i इज इक्वल टू i इंटू 2, ये हमारा चेंजिंग फैक्टर है। i की करंट वैल्यू 1 है तो i की नेक्स्ट वैल्यू होगी 1 इंटू 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये चीज़ सेकेंड आइट्रेशन में हो रही है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड आइट्रेशन मान लीजिए हो गई। सेकेंड आइट्रेशन के बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन i इंटू इक्वल टू 2 है, सो विच इजेंशियली मीन्स कि आप i को i इंटू 2 कर रहे हैं और i की करंट वैल्यू 2 है। सो अगर आप 2 इंटू 2 लिखते हैं तो 4 हो जाएगी i की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा यार 4 और हम थर्ड आइट्रेशन पे हैं। देखो यही फर्क है, जब i प्लस प्लस वाला लूप चल रहा था तो थर्ड आइट्रेशन में i की वैल्यू 3 होती थी, पर क्योंकि इस बार मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है तो थर्ड आइट्रेशन में हम 4 वैल्यू पे खड़े हैं। फोर्थ आइट्रेशन में जब ये लूप चौथी बार चलेगा तब i की वैल्यू क्या होगी 8, क्योंकि हम पुरानी वाली i की वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई करते हैं ना नई i की वैल्यू के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फिफ्थ आइट्रेशन पे आ जाएं तो i की वैल्यू 16 हो जाएगी, ठीक है। अब हम ऐसे ऐसे करते हुए मान लीजिए कि kth आइट्रेशन पे आ जाएं तो i की वैल्यू क्या होगी और k+1th आइट्रेशन पे आ जाएं तो i की वैल्यू क्या होगी। इस चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो 1 है, क्या मैं इसको 2 की पावर 0 लिख सकती हूँ। आप ये पूरी सीरीज देखिए, ये सब 2 की पावर्स हैं और 2 की पावर्स ही होंगी ना, 2 से मल्टीप्लाई कर करके आई हैं। ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 4 है। अब ये जो 2 की पावर्स हैं
इनमें भी एक रिलेशन है आइट्रेशन के नंबर के साथ। देखिए वो रिलेशन क्या है। क्या हम 2 की पावर 0 को 2 की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं? 1 को 2 माइनस 1, 2 को 3 माइनस 1 और 3 को 4 माइनस 1, 4 को 5 माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, हम जिस भी आइट्रेशन नंबर पे हैं यहाँ पर वही नंबर लिखा हुआ है, 3 3 4 4 5 5 और -1 सब में कॉमन है। ठीक है, सो इसेंशियली अगर हम kth आइट्रेशन पे पहुंच जाते हैं तो हमारे पास i की वैल्यू क्या होगी? क्या हम लिख सकते हैं 2 की पावर k माइनस 1? आप समझ पा रहे हैं ना ये बात कि हम kth आइट्रेशन पे हैं तो i की वैल्यू 2 की पावर k माइनस 1 हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको इस पैटर्न की हेल्प से ये चीज़ समझ आई है, क्योंकि मान लीजिए हम 4th आइट्रेशन पे थे तो i की वैल्यू 2 की पावर 4 माइनस 1 होती थी। सिमिलरली अगर हम kth आइट्रेशन पे हैं तो i की वैल्यू 2 की पावर k माइनस 1 होगी। ठीक है, अगर हम k प्लस 1th आइट्रेशन पे हैं तो i की वैल्यू 2 प्लस k प्लस 1 माइनस 1 होगी, है ना, विच इज इजेंशियली 2 की पावर k। अब लेट्स अज्यूम कि k प्लस 1th आइट्रेशन वॉज द लास्ट आइट्रेशन दैट हैपेंड फॉर दिस लूप। ठीक है, सो इजेंशियली मैं आपको ये कह रही हूँ कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस k प्लस 1 है। ठीक है, दिस इज आवर अजम्पशन क्या कि भाई हम कह रहे हैं ये चीज कि ये आखिरी आइट्रेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी हो गई? k प्लस 1। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी यार? O ऑफ k प्लस 1। करेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस बिग O नोटेशन में लिख देंगे, छोटे छोटे ऑपरेशंस जो है इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या है? अब k है क्या यार? k नंबर ऑफ कुछ तो नंबर ऑफ आइट्रेशन से रिलेटेड है, पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें तो कोई k नाम का वेरिएबल नहीं था। हमारा इनपुट क्या है? हमारा इनपुट n है, तो हम O ऑफ k प्लस 1 आंसर नहीं लिख सकते, हमें बिग O ऑफ समथिंग n देना पड़ेगा। पता नहीं क्या n, हमने तो O ऑफ k प्लस 1 लिख दिया, तो इसेंशियली हमें इस k को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बन गई है, हम इस k को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उससे पहले एक और चीज़, क्योंकि हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कर रहे हैं और हम छोटी वैल्यूज़ को इग्नोर कर सकते हैं, जब हम बिग O नोटेशन लिख रहे हैं तो हम इस +1 को इग्नोर कर देंगे और हमारा जो आंसर होगा वो ओके ही होगा। ठीक है, हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं यार कि जो भी आंसर निकलेगा वो ओके है, पर हमें k की वैल्यू नहीं पता अभी। ठीक है, सो k की वैल्यू कैसे निकालें? देखिए i के लिए कंडीशन क्या है कि i लेस देन n है ना, तो i लेस देन n है। जैसे ही i n के बराबर या n से बड़ा होगा ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। और हमारी लास्ट वैलिड आइट्रेशन कौन सी थी? k प्लस 1th। उस लास्ट वैलिड आइट्रेशन में i की वैल्यू क्या थी? 2 की पावर k। सो इस बात की गारंटी है कि ये जो 2 की पावर k है वो लेस देन n होगा। क्यों यार? क्योंकि ये हमारी लास्ट आइट्रेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भी रख रहे हैं वो वैलिड ही है। ठीक है, सो इस पॉइंट पे यार हमें k और n के बीच में एक रिलेशनशिप मिल गई। आप समझ पा रहे हैं ये रिलेशनशिप हमें कैसे मिली है? देखिए लास्ट i की वैलिड वैल्यू 2 की पावर k होगी और हमें ये गिवन था कि i लेस देन n है ना, लूप के अंदर कंडीशन ही i लेस देन n है ना, तो हम i की जगह 2 की पावर k लिख सकते हैं। लास्ट वैलिड आइट्रेशन 2 की पावर k लेस देन इजेंशियली हम लिख सकते हैं। अब इस 2 की पावर k लेस देन n से हम आंसर कैसे निकालेंगे अपना? इसेंशियली k को हम n के टर्म्स में कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर दोनों तरफ log ले लेंगे बेस 2 पर। ठीक है, सो मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ log बेस 2, दोनों साइड में log ले रही हूँ। ठीक है, और अंदर है 2 की पावर k, अंदर है इधर n। ठीक है, अब इस लॉगरिथमिक को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2-3 फॉर्मूले रिवाइज करा देती हूँ जो आगे भी काम आएंगे लॉग अरिथमेटिक के। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखे हुए हैं, देखिए log x की पावर n बेस a होता है n log x बेस a के इक्वल, log b ऑन बेस b होता है 1 के इक्वल, log b ऑन बेस a होता है log b बाय log a के ऊपर, हम इसके ऊपर कोई भी c बेस लगा सकते हैं। ठीक है,
ये फॉर्मूले आपको आगे के क्वेश्चंस में भी, आगे के लेक्चर्स के क्वेश्चन में भी काम आएंगे, और अभी भी हम इसका यूज़ करने वाले हैं। देखिए, ठीक है, तो यार ये वाली चीज़ जो है वो ये है, पावर चढ़ा रहे हैं ना हम, तो क्या होगा, पावर जो है पीछे आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो k है ये पीछे आ जाएगा, और बचेगा क्या, log 2 बेस 2। ठीक है, इधर log n बेस 2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो log 2 बेस 2 है यार, ये 1 होगा, है ना। तो अगर ये 1 हो जाता है तो ये वाली चीज़ तो k इंटू 1 से k ही हो जाएगी। सो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन के आएगा k लेस देन log n बेस 2। ठीक है, सो बेस इसेंशियली द नंबर ऑफ आइट्रेशंस, ऐसे तो k प्लस 1 थी, पर मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रही हूँ, नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमेशा लेस देन log n ही होंगी। ठीक है, log n के, तो हमें n के टर्म्स में k की वैल्यू मिल गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये आंसर ओके है, इट इज़ एसेंशियली o log n। ठीक है, हमें बेस 2 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस तो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, सो हम आंसर बोलेंगे यार o log n। ठीक है, आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए हैं। मैं एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कराती हूँ। देखिए, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो फॉर लूप था उसके अंदर i का इंक्रीमेंट 2 से मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हो रहा था, नॉर्मल i प्लस प्लस नहीं हो रहा था। जो नॉर्मल i प्लस प्लस वाले लूप होते हैं उनमें हमें डायरेक्टली दिख रहा होता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस n के इक्वल है। ठीक है, पर इस केस के अंदर हमें नहीं पता कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस हो रही हैं। ठीक है, तो उसे निकालने के लिए हमने एक ऐसी टेबल सी बनाई, यहाँ पे लिखा आइट्रेशन नंबर, यहाँ पे लिखा i की करंट वैल्यू। ठीक, तो आइट्रेशन नंबर 1 पे i की वैल्यू 1 है, आइट्रेशन 2 पे i की वैल्यू 2 है, 3 पे i की वैल्यू 4 है, क्योंकि पुरानी वाली i की वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे कर करके हम i की वैल्यू बढ़ाते गए और अपना आइट्रेशन नंबर इंक्रीज करते गए। देन वी रियलाइज्ड कि यार एट k प्लस 1th आइट्रेशन i की वैल्यू 2 की पावर k होगी। ठीक है, वो रिलेशन हमने यहाँ से निकाली कि ये सारे ना 2 के पावर्स हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3, 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जिनको हम 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, इसेंशियली ये सारी चीज़ें लिख पाए। और ये जो 1, 2, 3, 4 था ये खुद आइट्रेशन का नंबर ही था, और -1 सब में कॉमन था। तो जब हम k प्लस 1th आइट्रेशन पे आए तो हम इसी ऑब्जर्वेशन को यूज करके ये लिख पाए कि i की वैल्यू 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 है, विच इज इसेंशियली 2 की पावर k। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो ओके है, ओके प्लस 1 इसेंशियली, बट हम प्लस 1 को इग्नोर कर रहे हैं, बिग ओ नोटेशन लिख रहे हैं, क्योंकि माइनर डिग्री टर्म्स को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, k क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस k प्लस 1 है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के इक्वल होंगी, क्योंकि हम ये जो छोटी छोटी टर्म्स होंगी, जैसे हम आई प्लस प्लस वाले में भी 3n+3 को n लिख देते थे, तो इस बार मैंने कैलकुलेट किए ही नहीं है छोटे छोटे ऑपरेशंस। हमने जो इसेंशियली जो हमारे ऑपरेशंस फाइनली कंट्रीब्यूट करेंगे वो एक फॉर लूप के केस में नंबर ऑफ आइट्रेशंस ही होते हैं। ठीक है, हमने वो लिख लिया यहाँ पे डायरेक्टली। एक और चीज़ यार, जो मैंने ये बात बोली कि फॉर लूप के केस में नंबर ऑफ आइट्रेशंस हम देखते हैं, ये चीज़ हाँ सिंगल लूप पे वैलिड है, पर उस सिंगल लूप के अंदर कितना काम हो रहा है ये चीज़ हमें देखनी होती है, जो इस केस में कांस्टेंट था। इसेंशियली मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे नेस्टेड लूप होता तो आंसर n नहीं होता, उस अंदर वाले लूप का भी काम काउंट होता। ठीक है, तो अभी आप उस चीज़ को ध्यान से हटाइए। अभी हमारे ध्यान में ये रहेगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस विल बी आवर आंसर। ठीक है, सो अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि हमें k को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमने क्या देखा कि यार i की जो फाइनल वैल्यू है वो लेस देन n ही होगी। लास्ट वैल्यू जो भी i की वैलिड होगी, जिसकी लिए आइट्रेशन हो रही होगी, वो n होगी। और लास्ट आइट्रेशन पे i की वैल्यू 2 की पावर k है, तो 2 की पावर k कुछ भी हो जाए होगा हमेशा लेस देन n ही। 2 की पावर k कभी भी ग्रेटर देन n नहीं हो सकता, क्योंकि ये लास्ट वैलिड आइट्रेशन है। ठीक है, तो हमने 2 की पावर k लेस देन n लिख लिया, यहाँ से दोनों तरफ log ले लिया, सॉल्व किया तो k की वैल्यू रिलेट हुई n से log n के टर्म्स में। ठीक है, सो k ऑर्डर ऑफ log n आया इसेंशियली। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर o log n हो गया। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है यार, जो आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में भी दिख जाएगा, जो ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं उसके एमसीक्यूज़ में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मतलब इससे कॉम्प्लेक्स होते हैं बट ये वाली चीज़ यूज़ हो रही होती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। इसमें बस आई इंटू इक्वल टू के है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। लेस देन इक्वल टू एन है और 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। ये तो देखिए छोटा मोटा तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इग्नोर कर ही देते हैं, लेस देन एन इक्वल टू एन, इतना हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर चलो सेम अप्रोच से ट्राई करते हैं आंसर निकालने का। हमें क्या करना होगा, हमें टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस निकालनी होंगी कि भाई इस लूप के अंदर कितनी टोटल आइट्रेशंस हो रही हैं। हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते ना कि एन आइट्रेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है और मल्टीप्लिकेशन भी इस बार 2 से नहीं है, एक वेरिएबल के से है, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है वो एन और के टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि एन और के दोनों इनपुट में मिले होंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई मेथड था जिसको एन और के रिसीव हुए, सो इजेंशियली इनपुट एन और के है, तो हमारा जो बिग ओ में आंसर आना चाहिए वो एन और के टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम आइट्रेशन नंबर और यहाँ लिखेंगे हम आई, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन पे आई की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड आइट्रेशन पे आई की वैल्यू के हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आई इंटू इक्वल टू के लिखा है ना, सो विच इजेंशियली मीन्स ऐसा कुछ, आई की करंट वैल्यू 1 है और के एक वेरिएबल ही है, तो 1 इंटू के, तो नेक्स्ट वैल्यू के हो जाएगी, ठीक है। थर्ड आइट्रेशन पे जब हम आएंगे, थर्ड आइट्रेशन पे के फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट वैल्यू के अंदर, ठीक है। सो इजेंशियली अभी आई की वैल्यू क्या है, के में के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा, राइट। जब आई की वैल्यू जब हम फोर्थ आइट्रेशन पे आएंगे तो के की वैल्यू क्या होगी, पुरानी वाली के की वैल्यू में एक नया के मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो के स्क्वायर, इसके अंदर आप के स्क्वायर लिखेंगे इंटू के, तो के क्यूब हो जाएगा, राइट। सो इजेंशियली हर एक आइट्रेशन में के की एक पावर बढ़ जाती है, 5 पे के की पावर 4 हो जाएगी। इसको थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं। अब देखो के की पावर 0 है 1, ये के की पावर 1 है, ये के की पावर 2 है, दिख ही रहा है हमें, है ना, ये के की पावर 3 है, ये के की पावर 4 है। पिछले क्वेश्चन में 2 के ऊपर पावर्स लग रही थी, इसमें के ऊपर लग रही है, तो हम इसको के 1 माइनस 1, के 2 माइनस 1, के 3 माइनस 1, के 4 माइनस 1 और के 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ, आइट्रेशन नंबर में और ये आई की वैल्यू में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और -1 यार सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 हमें यहाँ पर इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है, और सब में यार -1 हो रहा है। तो यार अगर हम pth आइट्रेशन पे आ जाएं, अगर हम pth आइट्रेशन पे आ जाएं तो आई की वैल्यू क्या हम कह सकते हैं के की पावर p माइनस 1 होगी, है ना। और हम p प्लस 1th आइट्रेशन पे आ जाएं तो आई की वैल्यू के की पावर p होगी, करेक्ट है। अब हम मान लेते हैं कि यार p प्लस 1 वॉज द लास्ट आइट्रेशन दैट हैपेंड, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी हमने मान ली यार कि p प्लस 1, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली p लिख देते हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली माइनर डिग्री टर्म्स को बिग ओ नोटेशन में इग्नोर करने वाले हैं, तो p प्लस 1 को हम अप्रॉक्सीमेटली p मान लेते हैं, ठीक है। सो आंसर हमारा OP होगा, पर p क्या है, p तो एक वेरिएबल है जो हमने एज्यूम किया था, इनपुट तो n और k में मिला था ना, तो हम इस p को n और k के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह हम क्या कर सकते हैं, i लेस देन इक्वल टू n, ये जो कंडीशन है इसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब i की यार लास्ट वैलिड वैल्यू k की पावर p है, क्योंकि p प्लस 1th वॉज द लास्ट वैलिड आइट्रेशन, ठीक है, जो हुई। सो इजेंशियली ये जो k की पावर p होगा, इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू n, राइट। अब हम क्या करें, अब हम दोनों साइड लॉग लेंगे, पर इस बार बेस 2 पर नहीं, बेस k पर लेंगे। बेस k पर क्यों, सो दैट वो हमारी लॉग k बेस k जैसी टर्म बन जाए, जिसको हम 1 कर देंगे फिर, ठीक है। तो अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें बेस k पर, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। अब अगर इसको थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए छोटा किया जाए, तो यार ये जो p है ये तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना, लॉग के बेस के, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू लॉग n बेस के। अब यार ये वाली चीज लॉग के बेस के ये तो 1 होगी, तो हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि p इंटू 1 p होता है।
सो एसेंशियली हमारे पास p आ गया यार लेस देन इक्वल टू log n बेस के, और हमारा आंसर क्या होगा o ऑफ log n बेस के, क्योंकि o ऑफ p हमारा आंसर था ना, हमने लिखी थी ये चीज़ कि p हमने अप्रॉक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस मान ली थी, और k हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेस इंटर कन्वर्टेबल होता है, ठीक है। तो o log n ही हमारा आंसर है इस केस में भी, ठीक है। पर हम k लिख भी दें यहाँ पे, क्योंकि यार k जो है इनपुट में भी दिया हुआ था हमें, तो आप यहाँ पे k लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पे, ठीक है। सो एसेंशियली ये भी एक लोगैरिथमिक ऑर्डर की एल्गोरिथम निकली, ठीक है। दोनों क्वेश्चन यार सिमिलर थे, मल्टीप्लायर दोनों का अलग था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया है, और नहीं समझ आया तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये पार्ट एक बार फिर से देखें, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। बाकी आई एम थिंकिंग कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इस वाले क्वेश्चन को रिपीट करूँगी, सो आप तब भी समझेंगे दोबारा से, बट आई वुड से कि यहाँ पे भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे मूव करने से पहले एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ा क्या। पहली चीज़ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल रनिंग टाइम ऑफ द प्रोग्राम नहीं होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ऑपरेशंस विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज, ठीक है, विच इज एसेंशियली डूइंग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, ठीक है। तो हम दो एल्गोरिथम्स को अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो हम कैसे उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे, कैसे उनको कंपेयर करेंगे, हम करेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, विच इज comparing two algorithms on the basis of how they are changing when the input size increases, ठीक है। मैंने आपको एक ग्राफ का एग्जांपल भी दिया था कि यार इस तरह का अगर ग्राफ है तो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, पर इस तरह का अगर ग्राफ आ जाए तो इट इज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, है ना। ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जहाँ पे ये इनपुट है इधर और इधर ऑपरेशंस हैं या फिर टाइम मान लीजिए, तो वो चीज़ चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और हमने ये भी देखा कि यार एक सेकेंड के अंदर मोटे मोटे 10⁸ ऑपरेशंस होते हैं। ये चीज़ आप याद रख लेना, आगे काम आएगी, ठीक है। जब हम एक्चुअल में सोल्यूशंस लिखेंगे तब अगर हमें एनालाइज करना है कि यार ये कोड चल भी जाएगा गिवन टाइम लिमिट में या नहीं, तब ये काम आएगा, ठीक। तो यार कैसी कैसी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज यूजुअली देखने को मिलती हैं। एक तो देखने को मिल जाता है भाई बिग O ऑफ 1, विच मीन्स कि कांस्टेंट टाइम में एल्गोरिथम रन हो रही है, इनपुट साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर हम बिग O ऑफ n एल्गोरिथम भी देखते हैं, विच इज एसेंशियली ऐसी लीनियर वाली एल्गोरिथम्स। ये बिग O ऑफ 1 आर लाइक दीज टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है। फिर हमने log n वाली एल्गोरिथम भी देखी यार, जिसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। n log n भी एक कॉमन है कैलकुलेशन जो आप देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और क्या हो सकता है यार, n स्क्वायर हो सकता है, क्वाड्रेटिक, n क्यूब भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। मैं आपको बस बहुत ही कॉमन बता रही हूँ जो दिखेंगी आपको। और n की पावर n हो सकता है, विच इज़ लाइक एक्सपोनेंशियल, बहुत ही गंदी एल्गोरिथम होती है ना। तो दीज आर द कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो आपको देखने मिल सकती हैं। आप चाहें तो आप इनके ग्राफ्स प्लॉट करके देख सकते हैं, और इनके ग्राफ से आपको ये बात समझ आएगी कि भाई देखो n स्क्वायर अच्छी एल्गोरिथम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मान लो यार n की वैल्यू 4 थी तो टोटल ऑपरेशन 16 हो रहे थे, पर जैसे ही n की वैल्यू 5 हुई टोटल ऑपरेशन 25 हुई। ये तो n की वैल्यू फिर भी मैंने छोटी कंसिडर करी। अगर मैं n की वैल्यू 20 ले लूँ तो 400 ऑपरेशन है, और n की वैल्यू 21 या 22, थोड़ा सा डिफरेंस आते के साथ ही 25 कर दो, 30 कर दो, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो मैंने फिर भी छोटी वैल्यूज़ ली हैं यार, n की वैल्यू मान लो 10 की पावर 5 हो जाती तो n स्क्वायर क्या होता, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती ना वो। तो बेसिकली n स्क्वायर होने का मतलब ये है कि भाई अगर इनपुट साइज बढ़ रहा है, ये चीज़ अगर बढ़ रही है, तो भाई टाइम टेकन जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत ही जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है एज रिलेटिव टू दी इनपुट n। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ गुड एल्गोरिथम। log n तो n से भी बेटर है, log n की वैल्यू n से भी कम होती है, ठीक है। तो O1 इज़ द बेस्ट एल्गोरिथम, उसके बाद log n, फिर n log n डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यूज, ठीक है। सो यार दैट वाज अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस और बेस्ट केस हमने देखा।
बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं रिवीजन यार इस वीडियो के बीच में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि सिमिलर से कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी हैं, इसलिए मैंने आपको वीडियो के बीच में ही थोड़ा सा रिवीजन करा दिया इसका, ठीक है। सो फोक्स, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यार जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी एल्गोरिथम के एफिशिएंट होने के बारे में कि भाई वो कितनी अच्छी एल्गोरिथम है, तो यार ऑब्वियसली एक चीज़ तो ये है कि उसका रनिंग टाइम कम होना चाहिए, उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे होने चाहिए, जो चीज़ हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एसिम्प्टोटिक एनालिसिस से देखी कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यार स्पेस है। देखो टाइम और स्पेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो हम स्पेस भी जितना बचा सकते हैं उतना हमें बचाना चाहिए। मान लीजिए एक एल्गोरिथम है आपके पास जो कि 5 MB एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रही है कंपेयर टू अनदर एल्गोरिथम विच इज यूजिंग 500 MB ऑफ स्पेस, है ना। दोनों सेम ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बट जो लॉजिक लिखा गया है, एक लॉजिक में 5 MB स्पेस की जरूरत पड़ी और एक लॉजिक में 500 MB स्पेस की जरूरत पड़ी। तो स्पेस वाइज जो 500 MB वाली एल्गोरिथम है वो अच्छी नहीं है कंपेयर टू दी 5 MB स्पेस वाली एल्गोरिथम, ठीक है। तो यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? एक्स्ट्रा मेमोरी या एक्स्ट्रा स्पेस यूज्ड बाय एन एल्गोरिथम अगेन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू सॉरी टाइम नहीं, प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द इनपुट, ठीक है, इनपुट साइज, ठीक है। तो भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? एक्स्ट्रा मेमोरी या स्पेस यूज्ड बाय एन एल्गोरिथम with respect to the input size given to this particular algorithm, ठीक है, on which it is operating, ठीक। अब यहां पर ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लिखा है मैंने ये एक्स्ट्रा वर्ड? मैंने खाली मेमोरी या स्पेस क्यों नहीं लिखा, ये एक्स्ट्रा क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ इसलिए लिखा है कि मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम दिया गया जिसके अंदर इनपुट में खुद से एक एरे था और उस एरे को आपको यूज करके कुछ कुछ करना था। तो यार कोई भी इनपुट का गिवन एरे, या फिर क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि आप आउटपुट कर दो एक एरे बना के, तो इनपुट या आउटपुट तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही है, तो वो चीज हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं करते। इनपुट और आउटपुट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है एक्स्ट्रा, कि जो मिनिमम था, इनपुट तो मिला ही है, आउटपुट देना ही है, तो उसके अलावा जो हम लॉजिक बना रहे हैं उसमें हमने कितना स्पेस एक्स्ट्रा यूज किया है उसको हम कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इसको भी कैलकुलेट एसिम्प्टोटिक वाले तरीके से ही किया जाता है, और इसके अंदर भी सेम वो होता है भाई, एवरेज स्पेस, एवरेज केस की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दो, वर्स्ट केस की निकाल दो, बेस्ट की निकाल दो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सेम फंडा है, ठीक है, एवरेज, बेस्ट और वर्स्ट का। नोटेशंस भी सेम है, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, एंड वो चीज़ भी सेम है कि हम यहाँ पर हमेशा वर्स्ट केस की बात करेंगे, ठीक है। तो यार एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन है जिसमें आपको एक इनपुट एरे दिया हुआ है और आपको एक नंबर k दिया हुआ है और आपको उस एरे को बाय k स्टेप्स रोटेट करना है। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, किया है ना, है ना। तो इसके अंदर जो यार ये एरे आया ना इनपुट में, इसके स्पेस को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं माना जाएगा। तो इनपुट वाला जो स्पेस है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं माना जाता। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि भाई गिवन अ नंबर n और आपको 1 to n सारे नंबर्स एक एरे के अंदर रख के रिटर्न करने हैं। यार क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एरे के अंदर रख के रिटर्न कर दो। तो अगर हम इस तरह का कुछ लॉजिक लिखें कि भाई i की वैल्यू को 1 से शुरू कर दें, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, और एक एरे हमने ऊपर बना रखा है मान लीजिए, और एरे ऑफ i को हम i कह दें, और इस i एरे का साइज जो है अगर हम n+1 बनाएंगे तब ये चीज़ चलेगी, वरना आपको एरे ऑफ i-1 को i कहना पड़ेगा, ठीक है। सो इसेंशियली इस केस में भी हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया था कि एक एरे बनाना है, तो ये वाले एरे का जो स्पेस है ये भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ पे यार मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस बात में ना कभी कभी इंटरव्यूअर के बीच में और कैंडिडेट के बीच में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब भी आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जिक्र करें एक बार अपनी तरफ से क्लेरिफाई कर देना सेफ रहता है कि यार हम इनपुट और आउटपुट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। अब एक चीज़ और यार,
आप बोलोगे कि यार मान लो मैंने इतने ये जो भी हमने अभी तक प्रोग्राम्स लिखे, इनके अंदर मान लो मैंने वैल्यू इक्वल टू 0 दी, है ना, और ये जो इनिशियलाइजेशंस करे आई इज इक्वल टू 1, है ना, क्या ये सारी चीज़ें भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आती हैं? नहीं यार, ये चीज़ें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर भी हम प्रोपोर्शनल टू इनपुट साइज कर रहे हैं। और जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पढ़ते वक्त हमने देखा था कि हम लोअर डिग्री टर्म्स को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। जो हमारा प्रोपोर्शनल टू इनपुट साइज आंसर आ रहा है और जो मेजर आंसर्स हैं, मान लीजिए जैसे अभी हम पहले करते थे कि भाई 3n+3 में इसको इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पर भी हम O ऑफ n ही बोलेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि n से थोड़ी बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ हो रही है। मान लो आपने एक 10 साइज़ का एरे यूज़ कर रखा था और एक 10 साइज़ का कर रखा था, एक n साइज़ का कर रखा था, ठीक है, तो टोटल स्पेस आपको लग रहा है कि यार इसमें n+10 है, पर आप इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही बताओगे। मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है, स्पेशली हम कई बार ऐसे फ्रीक्वेंसी एरेज बनाते हैं 26 साइज़ के, तो उस केस में हम अगर एक और एरे n बनाया है और दूसरा एरे 26 साइज़ का बनाया है कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी रखने के लिए, तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम बिग O ऑफ n ही कहते हैं, n+26 नहीं। और अगर आपने मान लो सिर्फ एक 26 साइज़ का एरे बनाया है, चाहे इनपुट कुछ भी आ रहा है, अभी मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कंसिडर किया, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसेंशली आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हो, आप कर रहे हो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़, पर वो सिर्फ 26 साइज़ की है, तो O ऑफ 26 नहीं लिखोगे, वही सेम चीज़ कि भाई वो कांस्टेंट स्पेस एल्गोरिथम हो गई, ठीक है। तो इसको प्रोपोर्शनल टू इनपुट साइज फॉर अ रीज़न लिखा गया है, ठीक है। अब यार एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमें कैसे हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि कोई एक एल्गोरिथम कम स्पेस ले रही है या ज़्यादा स्पेस ले रही है, वो स्पेस ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, ठीक है। सो यार क्वेश्चन है रिवर्स एन एरे, और कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं यार पहले भी, हमने इसकी 2-3 अप्रोचेस करी थी, है ना। एक अप्रोच तो यार हमने इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच जो करी थी, वो ये करी थी कि यार हमें जो एरे दिया हुआ है, मान लीजिए ARR एरे दिया हुआ है जिसका साइज n है, तो हम क्या करते थे, एक नया एरे बनाते थे, आंसर एरे n ही साइज का, है ना, n साइज का हम आंसर एरे बनाते थे और हम इस पूरे एरे के अंदर लूप करते थे। कैसे लूप करते थे, पीछे से शुरू करके आप लूप कर सकते हो कि भाई i इज इक्वल टू n-1 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस, और आंसर एरे के अंदर हम n-1 माइनस i इज इक्वल टू एरे ऑफ i लिख देते थे। ये करते थे हम एक अप्रोच में। यहाँ पर आप n-1 i लिख लो या फिर एक और वेरिएबल ले लो j, जिसको 0 से शुरू कर दो और यहाँ पर j++ कर दो, है ना, ऐसा हम करते थे। ये एक अप्रोच थी। इस अप्रोच में यार आपने क्या किया, आपने ना एक एक्स्ट्रा एरे बनाया, आंसर एरे n साइज का, तो यार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गई, पर स्पेस वाइज हम बेटर कर सकते थे और हमने बेटर किया भी था। अगर आपको दूसरी वाली अप्रोच याद है, जो आई गेस आपको दूसरी ही याद होगी, क्योंकि हम वो बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, जिसमें हम 2 पॉइंटर्स लेते थे, i इक्वल टू 0 से और j इज इक्वल टू n-1 से, और जो हमारा इनपुट एरे है ARR, उसी को हम इन प्लेस चेंज कर देते थे, हम कोई नया एरे नहीं बनाते थे। ऐसा कुछ लिखते थे हम while i लेस देन j, और फिर हम ऐसा स्वैप कर देते थे कि भाई स्वैप एरे ऑफ i और j, और i को प्लस प्लस कर देते थे एंड देन j को माइनस माइनस कर देते थे, ठीक है। तो हमने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करी, कोई नया एरे नहीं बनाया, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ बेटर कोड as compared to the previous code that we wrote, because it has better space complexity, it is using lesser space, it is using constant space। आप n कितने भी साइज का एरे दे दो यार, कितने भी साइज का, आप 10 की बार 5 साइज का एरे दे दो, तो भी ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करेगा, O1 रहेगा। पर जो हमने पहले अप्रोच लिखी थी यार, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम मान लीजिए n में आपको 10 की बार 5 साइज का दे दूं, तो आप एक 10 की बार 5 साइज का एक्स्ट्रा एरे बना रहे थे, आंसर एरे नाम का, जिसको बनाने की जरूरत ही नहीं थी इस वाली अप्रोच के हिसाब से, तो ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज करी, इसी को हम गिनते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक।
नाउ लेट्स सी अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये देखेंगे। मान लो आपको एक लेंथ n का एरे एक्स्ट्रा बनाना पड़ जा रहा है किसी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी कोड के लॉजिक में, जैसे हमने अभी इस रिवर्स एंड एरे की पहली वाली अप्रोच में देखा भी था। तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है यार? बिग O ऑफ n ही होती है, ठीक है। अब अगर आपको एक एरे बनाना पड़ जा रहा है, 2D एरे, बेसिकली 2D मैट्रिक्स ऑफ n रोज एंड m कॉलम्स, ठीक है। मान लीजिए n की वैल्यू 4 है और m की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये n रोज है मेरे पास और ये मेरे पास m कॉलम्स हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यार इसमें कितना स्पेस गया, कितना स्पेस गया यार इसमें? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके यार 20। इसेंशियली आपने n इंटू m स्पेस यूज किया इसके अंदर। अब यार अगेन द सेम थिंग, हम n इंटू m विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज बोल रहे हैं, हम यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर रहे कि कितने बाइट्स लग रहे हैं। अगर ये इंटीजर एरे होता तो n इंटू m इंटू 4 बाइट्स इसने यूज किए होते, पर हम बाइट्स के टर्म्स में नहीं जा रहे, हम इनपुट के टर्म्स में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हमने टाइम में किया था। एग्जैक्टली भाई सेकेंड्स में नहीं बात कर रहे थे हम वहाँ पर एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट बात कर रहे थे। यहाँ पर भी हम बाइट्स के टर्म्स में नहीं बात कर रहे हैं, हम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने 4 और 5 दिया है इनपुट, 20 इंटीजर्स का स्पेस आपको लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप n की वैल्यू 10 और m की वैल्यू 100 कर दें तो आपको 1000 साइज का लेना पड़ जाएगा, ठीक है। यार यहाँ पर ये कोई क्वेश्चंस नहीं थे, दिस वाज जस्ट कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ जाए एक 2D मैट्रिक्स तो उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। अब ये जब हम आगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे जहाँ पर हम स्पेशली डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कि भाई n क्रॉस m में भी n इंटू m में भी एक सोल्यूशन पॉसिबल है, पर एक सोल्यूशन बिग ऑफ n में भी पॉसिबल है, स्पेस वाइज भी, 2D मैट्रिक्स की जगह 1D मैट्रिक्स, तो वहाँ पर आपको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। सो यार दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने एज वी स्टडी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और हमने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, कि भाई एक गिवन क्वेश्चन आपको दिया गया, कोड दिया गया, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी ये हमने निकालने की कोशिश करी। तो हमने कंक्लूजन यार क्या निकाला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ ऑपरेशंस विद रिस्पेक्ट टू और प्रोपोर्शनल टू भाई इनपुट साइज, एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज कितने हैं, उससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यार? एक्स्ट्रा मेमोरी यूज्ड बाय द प्रोग्राम अगेन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, ठीक। यार मेरी सजेशन ये होगी कि अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं, जब हम एरेज पढ़ रहे थे तब हमने एरेज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आपने कोड लिखा होगा तो आप क्या करो, कोड पे वापस जाओ और हर एक कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कोई भी कोड देखेंगे आप जल्दी जल्दी एकदम से कैलकुलेट कर पाएंगे कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है यार। इवन दो कुछ लोगों को ये टॉपिक बहुत इजी लग रहा हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है शायद मुश्किल लगाओ, बट जो भी केस है आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। यार अगले लेक्चर में भी हम कुछ और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे। एज आई सेड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अलग अलग तरह के कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखें, ठीक है। हम कुछ इजी क्वेश्चंस, कुछ मीडियम क्वेश्चंस, कुछ कॉम्प्लेक्स कोड्स, हर तरह के कोड की कॉम्प्लेक्सिटी अगले लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड आई होप कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
and I'll see you in the next lecture. So thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें. लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें. आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे. और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.